जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस शिखर आईएएस एकेडमी गाज़ियाबाद से आपके सामने मुखातिब हूँ। शिखर आईएएस एकेडमी गाज़ियाबाद की कोई ब्रांच नहीं है। हम कोई मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, पेन ड्राइव, बुक्स वगैरह नहीं बेचते, कुछ भी। ये चैनल आपके लिए निःशुल्क है, कृपया फ़ीस ना पूछें। कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियोस आप देख लेंगे, 250 से ऊपर वीडियोस हैं। मैंने फालतू वीडियो डिलीट कर दिए और नंबरिंग कर दी दोबारा से, तो इस नई नंबरिंग के हिसाब से वीडियो चल रहे हैं। तो वो वीडियोस आप देखेंगे। आप टैब देखिए, जो चैनल सब्सक्राइब करिए तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में अलग अलग टैब्स हैं, आपके मतलब की वीडियोज़ हैं, वो देख डालिए। अगर आप वो देख लेंगे तो निश्चित है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि आप अपने आप आईएएस पीसीएस कर सकते हैं। एटीट्यूड के बारे में बता रहा था। एटीट्यूड की कंटिन्यूटी में दूसरा वीडियो फ़िलहाल, वैसे इसके पहले मैंने एटीट्यूड और ओएलक्यू पर कई वीडियो बनाए हैं, अलग अलग मैटर है उनमें। ओएलक्यू होता है ऑफिसर लाइक क्वालिटी। ऑफिसर लाइक क्वालिटी पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, एटीट्यूड पर भी बना चुका हूँ। ये थ्योरी है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं थ्योरी प्रैक्टिकल समझा के बताता हूँ। मैंने कल बताया था कि एटीट्यूड जो है रेडीनेस टू रिएक्ट समथिंग है। ये ईगो की एल्टर के प्रति प्रतिक्रिया है। जो सामने आप एल्टर हैं उसके प्रति मेरी प्रतिक्रिया है। दिस इज माई रिएक्शन टुवर्ड्स एल्टर। आई एम ईगो एंड इन सर्टेन सिचुएशंस द मैनर इन विच आई रिएक्ट, दैट इज़ माई एटीट्यूड। और ये रेडीनेस है कि मैं कितनी जल्दी करता हूँ। एक जोक कहा जाता है कि गैंडे को गुदगुदाओ तो साल भर बाद हंसता है, क्योंकि गुदगुदी उसकी मोटी खाल से 1 साल बाद अंदर पहुँचती है, तब उसे हंसी आती है। इस जोक पर अगर किसी को हंसी नहीं आई है तो उसे अपना सेंस ऑफ ह्यूमर चेक कराना चाहिए कि उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। एटीट्यूड में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत आवश्यक है कि सेंस ऑफ ह्यूमर आप में होना चाहिए। हंसने वाली बात पर आप हंस सकें, मुस्कराने वाली बात पर मुस्करा सकें। जब मैं कपिल शर्मा का शो देखता हूं तो मैं देखता हूं कि सोनाक्षी सिन्हा का रेडीनेस टू रिएक्ट, दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और मैंने इलियाना का देखा, दैट इज़ वर्स्ट आई हैव एवर सीन। वर्स्ट है बिल्कुल। एटीट्यूड है ही नहीं, रिएक्ट करने का बिल्कुल कुछ पता नहीं, या तो उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है, भगवान जाने, या जो भी है। लेकिन फ़िलहाल उनका बिल्कुल नाम मात्र के लिए रिएक्ट करने का तरीका बहुत बोरिंग है, बहुत ज़्यादा। बट द बेस्ट सोनाक्षी सिन्हा का है, क्योंकि वो जब रिएक्ट करती है तो पूरी तरह इन्वॉल्व होकर करती है। ये उसके अंदर विशेषता है। तो यही होता है एटीट्यूड। रिएक्ट, मैंने आपको एग्जाम्पल वो दिया जो आपको पसंद आया, इसलिए मैंने रूखा सूखा एग्जाम्पल नहीं दिया। मैं बताने लगता कि कार्ल फ्रेडरिक जुंग ने क्या कहा है कि उन्होंने 57 एटीट्यूड की परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा, तो वो तुम्हारी समझ में नहीं आती अभी। मैंने एग्जाम्पल वही दिया जो जल्दी समझ में आने वाला होता है। तो ये भी एक टीचिंग एटीट्यूड होता है। टीचर एग्जाम्पल देता है तो कौन से एग्जाम्पल जो अगले की समझ में आए, ये आवश्यक होता है। तो एटीट्यूड के अंदर रेडीनेस है। रेडीनेस जो है वो ये है कि त्वरा कितनी है, कितनी जल्दी हम उसको रिप्लाई करते हैं। तो में से कुछ बच्चों ने पूछा है कि कई बार वो जवाब बाद में आता है जो किसी को मैं देना चाहता हूँ। किसी ने मुझसे कुछ कहा, मुझे जवाब देने का मन करता है, जवाब नहीं आता है, लेकिन वो जवाब बहुत बाद में आता है। सो ये एटीट्यूड में लेटेंट एटीट्यूड है, डिलेड रिएक्शन है, डिले करते हैं आप रिएक्शन में। कैसे दूर किया जाए, मैंने कई वीडियो बना रखे हैं। स्वभाव का दब्बूपन कैसे दूर किया जाए वगैरह वगैरह, बहुत वीडियोस हैं, आप देखिए। तो आप देखते नहीं हैं तो मैं क्या करूं। जिन्होंने देखा है तो वो ना लिखें कमेंट में कि सर मैंने सब देख रखे हैं। ये तो उनके लिए कहता हूं जो देखते नहीं है, एक वीडियो देख के तमाम प्रश्न करने लगते हैं। पहले देखो तो, ये सब वीडियो बना चुका हूँ। इंटरव्यू वाली टैब है, उसके अंदर भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो एटीट्यूड एक कॉन्स्ट्रक्ट है एक्चुअली। दिस इज़ ए कॉन्स्ट्रक्ट, नॉट ए स्ट्रक्चर, इट इज़ ए कॉन्स्ट्रक्ट। मतलब एक संरचित संरचना है। ये एक ऐसी संरचना है जो कि बना दी गई है हमारे मन में, और ये हमारे वर्स्टहन पर, जो मैंने कल बताया था, हमारे वर्स्टहन पर अब तक की सीखी हुई बातों पर डिपेंड करता है। जो हमने सीखा है, मस्तिष्क में डाला है, जो हमारे सामने एक्सपोजर्स हुए हैं, एक्सपोजर्स का जो हमने कॉग्निजेंस लिया है, कॉग्निजेंस को जो हमने मस्तिष्क में डाला है, वर्स्टहन में शामिल किया है, अब हम इंटरप्रेट करने के लिए तैयार हैं। और इंटरप्रेट के आगे आज की वीडियो में रिएक्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि रिएक्ट करने के लिए तैयार हैं। रिएक्ट करने में कई बातें हैं। समटाइम्स वी वांट टू रिएक्ट,
कभी कभी तो हम प्रतिक्रिया करना चाहते हैं, समटाइम्स वी डू नॉट वांट टू रिएक्ट, रीजंस में बी सो मैनी। ये हो सकता है कि मैं रिएक्ट करना चाहता हूँ लेकिन मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है, सामने वाला समझेगा नहीं, इसकी बुद्धि इतनी तेज़ नहीं है कि ये समझ पाए। एक ये भी कारण होता है। एक ये भी होता है कि मैं सोचता हूँ फालतू में पंगा होगा, सामने वाला झगड़ा कर सकता है, ना करें। एक होता है रिएक्ट करने से फ़ायदा क्या, दुनिया करती है रिएक्ट, मैं क्यों करूं। एक होता है मुझे क्या करना। एक होता है रिएक्ट कर तो दूं कि ना करूं, कि करूं कि ना करूं, ऊहापोह दुविधा, पेंडुलम, ये वाला थोड़ा सेजिटेरियस वालों में ज़्यादा होता है। ये सेजिटेरियस राशि जो है उसमें ये पेंडुलम नेचर ज़्यादा होता है, बीच में राशि आ जाती है मेरे माइंड में हमेशा। एनीवे, तो एटीट्यूड का तरह तरह से होता है कि हम रिएक्ट क्यों नहीं करते। कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेडीनेस होती है, रिएक्ट करने को तत्पर रखे रहते हैं, बात कही नहीं कि धड़ से रिएक्ट करना, ये गलत एटीट्यूड है। आईएएस के लिए एटीट्यूड ठीक नहीं। आईएएस के लिए एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम तसल्ली से सुने, स्माइलिंग फेस से सुने, हल्के फुल्के। अगर घटना स्माइलिंग फेस वाली है तो, या सिंपल है, मान लो कोई दुख भरी घटना है, कोई शोक भरी है, तो स्माइलिंग फेस थोड़ी अच्छा लगेगा। ये तो इतना कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए। नॉर्मली अगर कोई बात आ रही तो मैं चेयरफुल रहूँ हमेशा, हमें चेयरफुल रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। चेयरफुल मूड में सामान्य घटनाएं मैं सुनूं, सुनने के बाद मैं वेट करूं कि अगला फिर तो कुछ तो नहीं जोड़ने जा रहा है। टाइमिंग, इसको हम कहते हैं टाइमिंग ऑफ लेटेंसी। जो लेटेंसी की टाइमिंग है ये कितनी है मेरी, ये टाइमिंग को देखते हुए हम थोड़ा सा पॉज करके और फिर उसको जवाब देना शुरू करें, धीमी गति से फिर तेज़ी पे आएँ। पहले धीमी गति से स्टार्ट करें फिर तेज़ी पे आएँ। तेज़ी का मतलब ये नहीं कि तड़तड़ाने लगे बुरी तरह से, एकदम चटकने लगे, वो नहीं, थोड़ी गति में तेज़ी लाएं। लेकिन स्टार्टिंग में धीमा इसलिए कि सामने वाला पहले धीमे धीमे ग्रेस्प करता है। ये मेंटल रेडीनेस होती है उसकी भी तो मेंटल रेडीनेस है, एटीट्यूड तो उसके पास भी है, तो वो उसको धीमे धीमे समझना प्रारंभ करता है। कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें रिएक्ट करने में, सरल शब्दों को लेके चलें, सामने वाला जो समझ सकता हो उसको लेके चलें। उदाहरण वो दें जो उसकी समझ में आए, उदाहरण वो ना दें जो उसकी समझ में ना आए। अपने से बड़े से बात करें तो आप निश्चिंत होकर बात करें, क्योंकि ये मान के चलें कि उन्हें ये बातें पता होंगी। इंटरव्यू बोर्ड के सामने कुछ भी आप बताएंगे, ये चिंता ना करिए कि उन्हें समझ में आएगी कि नहीं आएगी, वो तुमसे तो बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो समझ में तो आएगा ही आएगा। रिएक्ट करने के लिए उन जगहों पर रिएक्ट ना करिए जहाँ पर आपका कोई निहितार्थ नहीं है। बसों ट्रेनों में एक आईएएस एस्पिरेंट को मैं हमेशा मना करता हूँ सार्वजनिक स्थानों पर कि लोगों से बहस ना करें। लोग आपके स्तर के नहीं हैं, लोग आपके लेवल के नहीं हैं। दे आर कॉमन मैन एंड यू आर गोइंग टू बी स्पेसिफिक मैन, सो दैट योर एटीट्यूड शुड बी दैट लिसन टू ऑल। सबकी सुनो, मन में धारण करते रहो, सुनो, समझो या ना समझो, ज़रूरी नहीं है, उसमें रिएक्ट मत करो, कूदो मत, अपना ज्ञान मत बघारो, किताबों के कोटेशन मत देने लगो। फिर वो तुमसे इतने वाहियात क्वेश्चन पूछेंगे कि जो तुम्हें पका देंगे और तुम्हें उनके जवाब नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो तुमसे पूछेंगे, ये जान के कि तुम आईएएस एस्पिरेंट हो, क्योंकि वो संसार में, मुझे तो ऐसा लगता है हिंदुस्तान में, संसार में नहीं, हिंदुस्तान में हर आदमी आईएएस में कम से कम 3 बार एक नंबर से रह गया है। कम से कम 3 बार, एक नंबर से हर बार रह गया बेचारा। हर एक के साथ यही बात दिखती है, सारे लोग ऐसे ही दिखते हैं। आपको वो अनुभवी लोग मिल जाएंगे कि जो आईएएस तो वो भी हो गए होते अब तक, तो उनके साथ के लोग जो हैं वो प्रमुख सचिव हैं या मुख्य सचिव हैं, बस वो 1 नंबर से रह गए थे, नहीं तो वो भी होते प्रमुख सचिव। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे, इनकी चिंता मत करिए। आपका एटीट्यूड शांत एटीट्यूड होना चाहिए, लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, इसको कहते हैं मुंह लगना, ये नहीं होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी साथ साथ देता चलता हूँ आपको। तो ये एटीट्यूड कॉन्स्ट्रक्ट अपना इस तरह से बनाइए, संरचना इस प्रकार की बनाइए कि आपके एटीट्यूड में अनावश्यक लोगों पर ध्यान देना ना हो, शामिल ना हो। यू शुड नॉट पे अटेंशन टू ऑल दीज पीपल, यू शुड नॉट पे अटेंशन टू सो मैनी अनकंसर्न पीपल, उनको आप ध्यान न दें। अपने से वास्ता रखें, अपनी पढ़ाई से वास्ता रखें, गंभीर रहें, स्माइलिंग रहें, प्रसन्नचित्त रहें, शुभ सोचें हमेशा, अशुभ ना सोचें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, पेसिमिस्टिक ना रहें। एटीट्यूड की एक विशेषता ये भी होती है, बहुत सारे लोग हर बात में नेगेटिव सोचते हैं, कहीं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए ना, नहीं। यू शुड नॉट बी एन हाईली कंटिजेंट नहीं होना चाहिए। कंटिजेंट होने का मतलब है कि एकदम हर वक्त ये सोचना करे कोई अचानक आपदा ना आ जाए, मुसीबत ना आ जाए। मतलब ये तो वो हाल हुआ कि एक जोक में लिखा था कि एक आदमी ने
दूसरी मंजिल पर अपने छज्जे पर नाव रखी हुई थी। किसी ने पूछा ये दूसरी मंजिल पर नाव क्यों रखी है? बोला अगर बाढ़ आ गई तो पानी पहली मंजिल में भर जाएगा, तो नाव से ही तो आया जाएगा तब। तो इतनी दूर की ना सोचें, इतनी दूर की सोच के तो जो है जीवन को नरक कर लेंगे। और जहाँ मुस्कुराते बने मुस्कुराइए, जहाँ स्माइल करते बने स्माइल करिए, हंसते बने हंसिए। एटीट्यूड की अच्छी बात है। एटीट्यूड में एक और बात होती है, एटीट्यूड कंस्ट्रक्ट के अंदर जो है हमारे इनपुट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। गांधी जी ने कहा था बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो वगैरह, तो दो तो इनपुट हैं, एक आउटपुट है। मैं कहता हूँ कि आप अच्छा देखें, इसका मैं उल्टा बोलता हूँ, आप अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, ये करें। इसके लिए आपके इनपुट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आपने आंखें बंद कर ली और कान बंद कर लिए तो कुछ भी इनपुट नहीं आएगा। अगर आपने कान और आंखें बंद कर ली तो बुरा नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, अच्छा भी तो नहीं सुनेंगे। मैं बापू से सहमत नहीं हूँ इस मामले में। शायद अल्प ज्ञान हो सकता है मेरा, उतनी ऊंचाई तक मैं सोच नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैं इस बात पर कभी सहमत नहीं हुआ। मुझे लगता है कान खोले रखें, केवल अच्छी बातें फ़िल्टर करें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखें। अपनी केमिस्ट्री का आदमी हो तो केमिस्ट्री सोचता हूँ सबसे पहले कि एक झिल्ली ऐसी रखें कि जो अच्छी बातें तो अंदर आएँ, फ़िल्टर हो जाएँ, बुरी बुरी बातें बाहर रह जाएँ। तो आपका एटीट्यूड इस प्रकार होना चाहिए। इनपुट आप अच्छे रखेंगे तो आप बेहतर आउटपुट दे सकते हैं। तो अपने इनपुट प्योर रखिए, प्योरेस्ट से प्योर। अगर आप अकेले में भी गंदा साहित्य पढ़ते हैं, गंदे चित्र देखते हैं, यहाँ गंदे का मतलब क्लियर है, सभी लोग जानते हैं गंदे का मतलब हमारे समाज में सेक्सी ही होता है। इन सब को अगर आप देखते सुनते हैं तो, या अश्लील कहानियाँ पढ़ते हैं, अश्लील वेबसाइटों पर अश्लील कामुक किस्से पढ़ते हैं, अगर ये सब करते हैं तो आप आईएएस एस्पिरेंट होने के काबिल हैं नहीं। बात गांठ बांध लीजिए। बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक आईएएस एस्पिरेंट शुद्ध और सही चीज़ें पढ़ता है। वो एग्जाम्पल समझ जाइए कि आप कुछ किताबें हैं, कुछ नॉवेल्स हैं जिनमें ऐसा दिखाया जाता है कि आईएएस तो लोग यूं ही चलते फिरते हो जाते हैं। चलते फिरते ऐसे होते नहीं हैं, कहने की बातें हैं। ये वो लोग लिखते हैं ये किताबें और वो कहानियाँ और वो उपन्यास जो खुद स्वयं नहीं हो पाए हैं, तो वो ऐसा जताते हैं कि जैसे कि यूं ही चलते फिरते हो जाते हैं। बिलीव करिए, यूं ही चलते फिरते कोई आईएएस पीसीएस नहीं होता है। बड़ी मेहनत लगती है और बड़ा खून जलता है, बड़ी ही तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, तब काम होता है। इस मेहनत के लिए अगर आप सार्थक चीज़ें पढ़ेंगे तभी तो आप कर पाएंगे। अगर आप निरर्थक चीज़ें पढ़ेंगे, उत्तेजित होते रहेंगे, उस उत्तेजना में आपके दिमाग में हर वक्त वही चीज़ें हावी रहेगी, सेक्स वाली चीज़ें हावी रहेंगी, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। एटीट्यूड के अंदर शुद्ध ग्रहण करना, आप हर चीज़ शुद्ध ग्रहण करना चाहते हैं। देखिए बाबा रामदेव के प्रोडक्ट क्यों बिकते हैं? केवल ब्रांड में एक ही बात है, शुद्ध, एक ही चीज़ है, उस शुद्ध के पीछे बिकते हैं। तो आप ये सोचिए, दुनिया शुद्ध के पीछे पागल है और आप अशुद्ध चीज़ें पढ़ रहे हैं, कंटेमिनेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, गलत चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा प्योरिटी की तरफ आए। प्योरिटी का मतलब ज़रूरी नहीं कि धार्मिक, ज़रूरी नहीं कि आप धार्मिक चीज़ें पढ़ें, लेकिन आप कंटेंट प्योर पढ़िए, जो आपके पढ़ने के लिए बनाई गई है उसको पढ़िए। अनावश्यक चीज़ों में उलझेंगे तो ये कहिए मनोरंजन होता है, नहीं होता। आप रह जाते हैं, एक नंबर से नहीं, बहुत नंबरों से रह जाते हैं। ये एक नंबर से रहना बहुत बड़ा मिथक है, एक नंबर से कोई नहीं रहता। अगर मान लीजिए आपने चॉइस दी है, 24 तरह की नौकरियां हैं, 25 तरह की नौकरियां हैं यूपीएससी के अंदर, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, तमाम है, इनकम टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज है, दिल्ली अंडमान निकोबार सर्विस है, दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस है, रेलवे अकाउंट्स है, डिफेंस अकाउंट्स है, बहुत सारी नौकरियाँ। तो आप चॉइस देते हैं, नंबर 1 आईएएस, नंबर 2 आईपीएस, नंबर 3 आईएफएस, नंबर ऐसे कर जो भी आपका नंबर हो। तो अगर आप आईएएस में एक नंबर से रह गए तो आईपीएस तो हो गए होते, सेकंड चॉइस मिली होती। उसमें भी एक नंबर से रह जाते तो थर्ड चॉइस मिली होती, थर्ड नहीं तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ऐसे करते करते अगर 25 तरह की नौकरियां हैं तो 25वीं तो मिली होती। पहली वाली नौकरी के टॉपर यानी आईएएस का टॉपर और लास्ट वाली नौकरी का बॉटम, इनके बीच में 300 नंबर तक का फ़र्क हो सकता है, 400 तक का फ़र्क हो सकता है। तो वो जो महोदय कहते हैं ना कि एक नंबर से रहेगा, वो एक नंबर से नहीं रहते हैं, वो रहते हैं 300-400 नंबर से। इनकी लिखी हुई कहानियाँ, इनके लिखे हुए उपन्यासों से प्रभावित मत होइए कि यूँ ही हो जाएंगे। आपको अपने एटीट्यूड में ये ढालना पड़ेगा कि आपको प्योरेस्ट चीज़ें ग्रहण करनी है। अभी एक बच्चे ने पूछा था किसी ने कि स्टैंडर्ड बुक्स क्या होती हैं। जब तुम्हें यही नहीं पता है तो आईएएस की तैयारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़ है। स्टैंडर्ड किताबें नहीं पता, तुम गाइड बुक्स पढ़ पढ़ के पास हो गए हो, तो आईएएस पीसीएस के लिए अपना टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हो बेटा। सिंपली भले ही तुम नाराज़ होकर अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे इसकी परवाह नहीं है, या तुम भविष्य में कसम खा लो मैं इनके वीडियो नहीं देखूंगा, ये फालतू बकवास करते हैं। ठीक है, मैं बकवास करता हूँ, मैं तो कहता हूँ मैं बकवास करता हूँ।
तो इसलिए तुम भले ही मेरे चैनल पर ना रहो, जो लोग एनसीईआरटी में आस्था रखते हैं मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें मेहरबानी करके। जिन्हें ये आस्था है कि 6 से 12 तक की पढ़ना बहुत ज़रूरी, जिनके दिमाग में बसा हुआ है, वो चैनल अनसब्सक्राइब कर दें। मैं आपके काम का व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कोई स्टूडेंट एनसीईआरटी नहीं पढ़ता। मैंने अभी कल एक वीडियो डाला जो डिलीट कर दिया, राजेश यादव की फ़ोटो डाली थी मैंने, जो लंदन से ऑनलाइन था और जिसने खुद लोगों को बताया कि मैंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और मैं सक्सेसफुल हूँ। हमारे कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ते, हमारे क्या है, यहाँ पर मैं अकेला ही हूँ। कोई स्टूडेंट मेरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ता, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं वो पढ़ते हैं। अगर आपको यही नहीं पता है तो मैं क्या बता सकता हूँ। तो इसलिए एटीट्यूड आपका ये होना चाहिए प्योरिटन, विशुद्धतावादी। तब आपके आउटपुट्स जो होते हैं निर्गत, वो आपके सही निकलेंगे। यानी तब आप जो कहेंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि जब मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं सारी, तो फिर जब मैं आंसर लिखूंगा तो वो सही होगा, और वो सही निकला। मैंने बहुत अच्छे मार्क्स मिले हमेशा मुझे। निबंध मैंने लिखे वो बहुत अच्छे 85% के आसपास मार्क्स मुझे मिले बराबर। इसलिए कि मुझे ये विश्वास है कि जो मैं लिखूंगा सही लिखूंगा। जब मैंने सही, मेरा इनपुट सही है तो आउटपुट तो सही होगा। मैं इस माइक में बोल रहा हूँ तो मेरा इनपुट जा रहा है तो आउटपुट आप तक सही तो पहुँचेगा। अगर इनपुट ही गड़बड़ है तो थोड़ी होगा। अगर मैं इसे खरोंचने लगूँ तो आप तक आवाज़ तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप अगर गलत चीज़ों से इनपुट देंगे अपने मस्तिष्क को, तो आउटपुट जो निकलेगा एग्जाम में वो गलत निकलेगा। अगर सही चीज़ों से इनपुट देंगे तो आपकी आंसर राइटिंग सही होगी। सो दैट मेक इट ए एटीट्यूड दैट यू जस्ट रिलाई ऑन द प्योर एंड प्योरेस्ट थिंग्स, जस्ट रिलाई ऑन दैट। इस वजह से ये बताना बहुत ज़रूरी है आपको कि एटीट्यूड कॉन्स्ट्रक्ट होता क्या, एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। दूसरी बात है एटीट्यूड, ध्यान से समझिए इस बात को। एटीट्यूड जो है वो ईगो का एल्टर पर डिपेंड करता है। मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि ईगो माने मैं, मेरा एटीट्यूड, और एल्टर माने सामने वाला, उसका एटीट्यूड। सामने वाला कौन है इस पर आपका एटीट्यूड डिपेंड कर रहा है। रेडीनेस ऑफ रिएक्टिंग, रिएक्ट आप किस पर करते हैं, सामने वाले पर। तो सामने वाले जो लोग हैं उनको सेलेक्ट करिए, केयरफुली चुनिए। फालतू के दोस्त अगर होंगे आपका एटीट्यूड बिगड़ जाएगा। अगर अच्छे लोग हैं तो आपका एटीट्यूड अच्छा रहेगा। इसलिए अच्छे लोगों को चुनिए लाइफ में, अपने जीवन में अच्छे लोगों की संगत करिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों को मानिए, अच्छे लोगों की वीडियो देखिए, अच्छे चैनल देखिए। अब ये अच्छा क्या होता है इतना तो समझ आपको होनी ही चाहिए कि अच्छा कौन होता है। कम से कम इतनी समझ तो होनी चाहिए। इतने बड़े तो हो गए हो, मेरे लिए बच्चे हो, लेकिन अपने लिए तो बच्चे नहीं हो, एडल्ट तो हो ही गए हो। वोट डालने की उम्र तो सभी की आई है। तो कम से कम ये सोचो कि अच्छा का मतलब क्या है। जिस पर्सन की अपने विषय पे अथॉरिटी है, जिस सब्जेक्ट को बताने के लिए वो ऑथराइज्ड है। ऑथराइज्ड कौन होता है, जिसकी क्वालिफिकेशंस उस सब्जेक्ट में होती हैं, वो ऑथराइज्ड होता है। तो अगर आप उन सब लोगों के चक्कर में रहेंगे कि जिनकी कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, वही मैंने जो भी बताया था कि समाज में सभी लोग यहाँ तो यही वही मिलते हैं, तो आपका एटीट्यूड बिगड़ जाएगा। क्योंकि वो एल्टर हैं आपके लिए, आप ईगो हैं, यानी आप उनको देखकर रिएक्ट कर रहे हैं। तो सर्टेनली रिएक्शन ही तो एटीट्यूड है। डेफिनेशन देख लीजिए साइकोलॉजी की। तो ये रेडीनेस ऑफ रिएक्टिंग है, तो आपका रेडीनेस ऑफ रिएक्टिंग बदल जाएगा, सो दैट योर एटीट्यूड विल चेंज। इसलिए प्योर चीज़ें, मैंने हमेशा अकेले चलने का सिद्धांत अपनाया। मेरे सामने मैं स्वयं हूँ, शीशा भले ना लगा हो बट मेरे सामने मैं स्वयं हूँ। इस वक्त तो मैं मॉनिटर में अपने को देख ही रहा हूँ, बट मेरे सामने मैं स्वयं हूँ। तो मेरा एटीट्यूड जो बनेगा वो दूसरे का जल्दी नहीं बन पाएगा। बिकॉज जस्ट आई एम फेसिंग माई सेल्फ एंड एवरी वन थिंक्स दैट ही इज़ द बेस्ट। वन शुड ऑल्सो ऑलवेज थिंक कि उसका जो है ये ईगो नहीं है, ये आत्मसम्मान है। तो अगर मेरे सामने मैं हूँ तो मैं बिगड़ूंगा तो नहीं, कम से कम मैं अपने को बिगाड़ने का काम तो नहीं करूँगा। और जब मैं अपने को बिगाड़ने का काम नहीं करूँगा तो मेरा एटीट्यूड तो मल्टीप्लाई होगा। सपोज माई एटीट्यूड इज़ एक्स, तो मेरे मिरर इमेज जो सामने है उसका भी एटीट्यूड एक्स है, तो वो x मेरे एटीट्यूड को x+1 करना चाहेगा, है ना। लेकिन अगर दूसरा पर्सन सामने है, उसका एटीट्यूड y है, तो मेरा एटीट्यूड x+y होगा। मान लो वो y नेगेटिव है तो वो प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा, मेरा एटीट्यूड तो डिमिनिश हो गया। बट मेरे सामने मैं हूँ तो सामने वाला x है, तो x+x हो सकता है, 2x हो सकता है। फिर जब मेरा 2x हो जाएगा तो सामने वाले का भी 2x है मेरी इमेज का, तो फिर वो 4x हो जाएगा। So that this is the multiplication exponential system है। If you are your own role model then you multiply exponentially। आप exponentially 2 दूना 4 दूना 8 होते चले जाते हैं, और वरना सामने वाला आपको माइनस करता चला जाता है। ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, एटीट्यूड संभालिए अपना,
सामने वाले लोगों को सतर्कतापूर्वक चुनिए, गलत लोगों को मत चुनिए। अगर गलत लोगों को चुनेंगे तो आपका एटीट्यूड सत्यानाश हो जाएगा, और एटीट्यूड सत्यानाश होने पर क्या होता है, प्री मेंस इंटरव्यू सब खत्म हो जाता है। ध्यान रखिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ में रहे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे।